हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी तक के ओ लेवल के चैप्टर 1 में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको वन लाइनर होने वाले हैं। एक ही लाइन में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है और देखना है। ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आंसर, ऐसी लाइंस आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। इन वन लाइनर क्वेश्चन को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि यदि आप कहीं भी फंस जाएं, आपके पास मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन भी अगर हो तो आपको उनका आंसर याद होना चाहिए, ना कि आप मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन में आप फंस जाएं। अगर आपके पास सही आंसर है तो आपको मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन आए या जैसे भी क्वेश्चन आए, आप उनमें बिल्कुल भी अटकेंगे नहीं। इसलिए मैंने बहुत मेहनत से सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर ये ट्यूटोरियल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैं 100% श्योर हूं कि आपको अगर ये सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, आप समझ लेते हैं, तो आप चैप्टर 1 में कभी भी पीछे नहीं होंगे। आपके कम से कम 10 से 15 इसमें नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं एक एक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, और उनको याद करते हैं और नोट डाउन भी करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है यहाँ पे, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 था, जिसे हार्वर्ड एकेन द्वारा 1937 में विकसित किया था। अब यहाँ पे दो पॉइंट आपके तैयार हो रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था और इसे किसने और कब बनाया था। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पता है तो कोई बात नहीं है, और नहीं पता है तो एक नोट्स बना लीजिए, सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर उसमें हेडिंग डालिए और उसमें ये लाइंस लिखते चलिए। अब यहाँ पे आप, अगर आपके पास मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन आते हैं जैसे टेस्ट में या एग्जाम में आते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि भैया वहां पे आया कि इनमें से कौन सा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है, तो आपको मार्क 1 याद रखना है। अब यहाँ पे तीन चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। पहला मार्क 1 याद करना है, हार्वर्ड एकेन को याद करना है और 1937 में याद करना है। पे आप अच्छा खासा 3 नंबर आप ले सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनायक था, जिसे जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मैकली द्वारा विकसित किया था। ये दूसरा कोई पॉइंट है, और इसमें भी आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था और इसे किसने बनाया था। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मार्क 1 पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनायक था, जिसे जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मैकली द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? इसको भी अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है, हमारा पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक था, जिसे जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मैकली द्वारा विकसित किया गया था। अब पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन था? यूनिवैक, जिससे इसको भी जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मैकली द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे भी आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। नोट डाउन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, पॉज करिए वीडियो को और आराम से नोट करिए, तब आगे बढ़िए। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से समझेंगे और देखेंगे। अब यहाँ पे तीनों क्वेश्चन, तीनों कंप्यूटर अलग हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 है, डिजिटल कंप्यूटर इनायक है और ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक है। अब इन तीनों में आपको अंतर भी समझ में आ गया है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे, याद भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर 4 की तरफ। दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 था। जो पहला माइक्रो कंप्यूटर बना था उसका नाम था अल्टेयर 8800। ठीक है, ये पहला माइक्रो कंप्यूटर है। पहला कंप्यूटर नहीं, पहला माइक्रो कंप्यूटर है। यहाँ पे ये पॉइंट करना है आपको। ये क्वेश्चन आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों में बहुत हेल्पफुल होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन था, जिसे 1976 में विकसित किया गया था। अब यहाँ पे दो पॉइंट तैयार हो गए आपके, दो क्वेश्चन। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन, जो कब बना? 1976 में। ठीक है, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 है, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहा जाता है। यहाँ पे आपके पास सवाल आते हैं कि मुख्य सर्किट बोर्ड किसे कहते हैं, या मेन बोर्ड किसे कहते हैं, या मदरबोर्ड किसे कहते हैं। तो मदरबोर्ड को ही मुख्य सर्किट बोर्ड, मेन बोर्ड और मदरबोर्ड तीनों सिमिलर चीज है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डेटा प्रोसेस का रूप ही इंफॉर्मेशन कहलाता है। हमने जब पढ़ा था कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी या कंप्यूटर कैसे काम करता है चैप्टर 1 में, तो उस समय बताया था कि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो इनपुट एज अ डेटा के रूप में होता है, और जब वो सीपीयू से प्रोसेस होके आउटपुट आता है तब वो इंफॉर्मेशन बन जाता है।
तो यहाँ पे बहुत बार मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो इन्फॉर्मेशन डेटा का प्रोसेस रूप ही कहलाता है, या इन्फॉर्मेशन बनने से पहले डेटा होता है और प्रोसेस होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है पॉइंट नंबर 8। डीवीडी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क तकनीकी पर आधारित है। अब यहाँ पे समझने वाले बहुत सारे पॉइंट हैं, ध्यान से समझना है इस बात को। अब यहाँ पे पहले तो समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है, ऑप्टिकल शब्द होता है जो कांच और प्लास्टिक से मिलके चीजें बनी होती है, वो ऑप्टिकल में आती हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो अगर कोई चश्मे की दुकान पे होगा तो चश्मे की दुकान पे लिखा रहता है फलाना ऑप्टिकल्स, फलाना ऑप्टिकल्स। तो ऑप्टिकल का मतलब होता है कि ऐसी धातुएं जो कांच और प्लास्टिक से मिलके बनी होती हैं। और डिस्क माने तो गोल होता ही है। तो जो डीवीडी है, डीवीडी भी एक प्रकार की ऑप्टिकल कैटेगरी में आती है, क्योंकि वो कांच और प्लास्टिक से मिलके बनी होती है। इसके और भी प्रकार होते हैं, जैसे सीडी है, डीवीडी है, ब्लूरे है, ये सारे के सारे आपके ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आते हैं। तीनों चीजें ऑप्टिकल डिस्क में है, सीडी भी है, डीवीडी भी है और ब्लूरे भी है। ये तीनों चीजें आपकी ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 9 की तरफ। कंप्यूटर बिजली बंद होने पर रैम में स्टोर सारी जानकारी डिलीट हो जाती है। कंप्यूटर की जब बिजली चली जाएगी या किसी भी स्थिति में आपका कंप्यूटर बंद होगा तो सारी जानकारी कौन सी डिलीट करता है कंप्यूटर? जो रैम में स्टोर होती है, हार्ड डिस्क में नहीं। रैम में स्टोर सारा डेटा डिलीट हो जाता है जब भी कंप्यूटर आपका बंद होता है तब। चाहे आप नॉर्मल शटडाउन करो या अचानक से बंद हो जाए, प्रत्येक कंडीशन में कंप्यूटर की सप्लाई बंद होने पे, कंप्यूटर के बंद होने पे ही रैम में रखा हुआ सारा डेटा डिलीट हो जाता है। पॉइंट नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। जॉयस्टिक को अधिकतर गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसे हम गेम खेलने में या एविएशन इंडस्ट्रीज में, मतलब फ्लाइट में, हवाई जहाज वगैरह में जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। पॉइंट नंबर 11, जिस भाषा के स्वरूप को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है मशीन लैंग्वेज कहलाती है। अगर आपने अभी तक के सारे ट्यूटोरियल देख लिए हैं तो हमने वहां पे कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करी है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है ये बात को बहुत अच्छी तरीके से अभी मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार। अगर आप लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे जाके आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने ओ लेवल और ट्रिपल सी के सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे वहां पे। मशीन लैंग्वेज में क्या है? मशीन लैंग्वेज का मतलब हुआ कि जिस भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। अभी मैं मान के चलता हूं हमसे कोई अंग्रेजी में बात करे तो पहले हम अंग्रेजी को अपने मनी मन में हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हमें आसानी से कौन सी भाषा समझ में आती है? हिंदी। तो ऐसे ही कंप्यूटर को जो भाषा आसानी से समझ में आ जाती है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसके लिए उसे ना तो कोई कंपाइलर चाहिए, ना ट्रांसलेटर चाहिए, ना असेंबलर चाहिए। ये डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में यदि हम काम करते हैं तो वो और तेज गति से काम करता है, जैसे हम 0-1 भी बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। माउस का आविष्कार डगलस इंगलबर्ट ने किया था। माउस के आविष्कारक है डगलस इंगलबर्ट। पॉइंट नोट कर लेना और ध्यान से बिल्कुल याद भी करना है इसको। पॉइंट नंबर 13 है, परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। परम 8000 जो हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000, जबकि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1। याद है ना आपको? तो परम जो 8000 है वो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। पॉइंट नंबर 14, विश्व का सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। जो कॉस्टली होता है, सबसे महंगा होता है, स्पीड इसकी सबसे ज्यादा होती है और आकार भी इसका सबसे बड़ा होता है, जो सुपरसिप्स और सुपर कंप्यूटर का होता है। ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन सब से काफी बड़ा होता है, महंगा भी है, पैसे में बड़ा है, स्पीड उनकी गति बहुत तेज है और आकार भी बहुत बड़ा होता है। ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं हम सुपर कंप्यूटर। पॉइंट नंबर 15 देख लेते हैं। कंप्यूटर में एक अक्षर को स्टोर करने के लिए 8 बिट यानी 1 बाइट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको याद है पैरम यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर जो इकाइयां हैं, तो वहां पे हमने बताया था 0-1 मिला के 1 बिट बनती है और 8 बिट मिला के 1 बाइट बनती है। अगर हम कंप्यूटर में कोई भी एक अक्षर स्टोर करना है तो कंप्यूटर 1 बिट नहीं लेता है, वो कम से कम 8 बिट लेगा, यानी 1 बाइट से कम की जगह तो वो ले ही नहीं सकता है। आप कंप्यूटर में चाहे स्पेस दबाएं, चाहे आप ए दबाएं, या कोई भी अक्षर, आपके जितने कीबोर्ड में 107 अक्षर होते हैं, उन 107 बटन में आप कुछ भी दबाएंगे तो हर एक बटन को स्टोर करने के लिए कम से कम 1 बाइट का प्रयोग करेगा। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट। 0-1 मिला के 1 बिट बनती है, 4 बिट मिला के 1 निबल बनता है और 8 बिट मिला के 1 बाइट बनता है। तो आप कोई भी अक्षर अगर स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर कम से कम 1 बाइट यूज करता है। कंप्यूटर बिट में डील नहीं करता है,
वो 1 बाइट में करता है। हाँ, भले आपका एक अक्षर 2 बिट में बन जाए तो 6 बिट खाली रखेगा ये। अब ये थोड़ी चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटर स्टोर कैसे करता है ये जब आप थोड़े से आगे पढ़ेंगे, जब सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको कंप्यूटर की मेमोरी से डील कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा, वो आगे के चैप्टर्स में, आगे के सिलेबस में हम पढ़ेंगे आपको। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पॉइंट नंबर 16 की तरफ। पॉइंट नंबर 16 है हमारा, सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, स्टोरेज मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी ही ऑक्सिलरी मेमोरी होती है और इसी को हम स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, जहां पे हम अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करते हैं और जहां पर हम परमानेंट के लिए डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारी सीडी है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं। इन सबको हमने मेमोरी के ट्यूटोरियल में आपको पढ़ाया हुआ है, आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस भी बताया है और उनके प्रकार भी बताए हैं। बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 17 की तरफ। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यानी एचडीडी में अधिकतम डेटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में अगर हम जब भी डेटा स्टोर करते हैं, जब आप फाइल सेव करते हो तो वो रैम में नहीं, वो आपके हार्ड डिस्क में जाती है। हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी का ही एक प्रकार है जिसमें सबसे ज्यादा डेटा और लंबे समय तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 18 की तरफ। कैश मेमोरी का आकार 200 और 2048 केबी यानी 2 MB, 3072 केबी यानी 3 MB या 512 केबी होता है। हमने मेमोरी में बताया था आपको कि कैश मेमोरी का आकार कम होता है लेकिन गति बहुत ज्यादा तेज होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि हमने बहुत पहले आपको समझाया हुआ है कि जिसका आकार कम, जिसका वजन कम, जिसकी क्षमता कम, उसकी स्पीड तेज होती है। अभी आप जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, किसी का वजन 100 किलो हो और किसी का वजन 50 किलो हो, तो अगर दोनों की दौड़ लगाई जाए तो कौन तेज दौड़ेगा, जिसका वजन कम होगा वो ज्यादा तेज दौड़ेगा। तो बस कैश मेमोरी इसलिए फास्ट मेमोरी कही जाती है क्योंकि इसमें इसका आकार बहुत कम होता है, ये कम डेटा रख पाती है इसलिए बहुत तेज चलती है। अब इसका आकार होता कितना है, ये अधिकतम 2 MB, 3 MB या 512 केबी तक की ही होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेमोरी का आकार कैसा या कितना होता है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 19 की तरफ। रैम मेमोरी में सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। जो हमारी रैम मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर से मिलके बनाई जाती है। सेमीकंडक्टर का प्रयोग करने वाली कौन सी मेमोरी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 20 की तरफ। रैम मेमोरी में डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं किया जा सकता है। जो रैम मेमोरी होती है वो डेटा स्टोर नहीं करती है परमानेंट या लंबे समय के लिए, क्योंकि इसमें लाइट जाने पे, कंप्यूटर बंद होने पे आपका डेटा डिलीट हो जाए। पॉइंट नंबर 21। लेजर प्रिंटर प्रिंट करने के लाइट बीम यानी प्रकाश किरण और स्याही के कणों का प्रयोग करता है। लेजर प्रिंटर हमारी एक आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट में ये प्रिंटर है, और किस कैटेगरी का प्रिंटर है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आता है। ये लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट होता है। जब ये कागज पे प्रिंट करता है तो ये सूखी स्याही के कणों को, सूखी स्याही को लाइट बीम से आपके कागज पे चिपका देता है प्रकाश की किरणों से, जबकि जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो गीली स्याही आपके कागज पे छोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 22 में लिखा है मैंने, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में गीली स्याही का प्रयोग करने वाले प्रिंटर आते हैं। जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो गीली स्याही का यूज करते हैं। टच स्क्रीन एक प्रकार की इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि टच स्क्रीन क्या है, तो टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कैटेगरी में आ सकती है। ये अभी नए सिलेबस में इसको इनपुट आउटपुट दोनों में जोड़ने लगे, नहीं इससे पहले ये सिर्फ इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती थी, लेकिन नया सिलेबस है और उसमें इसको इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस मान लिया गया है इसको। पॉइंट नंबर 24। कंप्यूटर स्क्रीन को ही वीडीयू के नाम से जाना जाता है। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, वीडीयू का फुल फॉर्म है वी फॉर विजुअल, डी फॉर डिस्प्ले, यू फॉर यूनिट। विजुअल की जगह पे आप वीडियो भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जहां पे आपको आउटपुट दिखाई देता है उसे आप वीडीयू भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 25। लेजर प्रिंटर में अक्षरों को प्रिंट करने के लिए जिस पाउडर यानी स्याही का प्रयोग किया जाता है उसे हम टोनर कहते हैं। लेजर प्रिंटर देखा है ना, जो सूखी स्याही जिसमें डलती है उस सूखी स्याही को हम टोनर बोलते हैं। कभी आप देखा होगा ब्लैक कलर की स्याही डाली जाती है उसमें पाउडर टाइप का, उसे टोनर बोला जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 26। यदि किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता। बूट माने होता है स्टार्ट होना। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है, जब वही नहीं है तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्यूटर स्टार्ट या बूट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें किस चीज की कमी है।
तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 27, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग हुआ था। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था। तो आप दोनों क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 28, एमआईसीआर का प्रयोग बैंक में चेक को क्लियर करने के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका प्रयोग बैंक में जो बड़ी बड़ी चेक्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि एमआईसीआर जो मशीन होती है उसके माध्यम से चेक सही है या गलत है, फ्रॉड है या फेक है, इसका पता लगाया जाता है। ठीक है ना, बैंक के अलावा इसका यूज कहीं नहीं होता। लेकिन हाँ 2000, 5000, 10,000 की चेक के लिए एमआईसीआर का यूज नहीं करते हैं, बड़े बड़े अमाउंट की अगर चेक होगी तब एमआईसीआर का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 29 की तरफ। परीक्षाओं में उत्तर के लिए जिस सीट का प्रयोग होता है उसे हम ओएमआर बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो आप एग्जाम देते हो ना, तो वहां पे गोला गोला जो भरने पड़ते हैं उस सीट को हम ओएमआर सीट बोलते हैं। ओएमआर सीट का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 30, ईपी रोम के अंदर लिखे हुए डेटा को पुनः मिटाकर लिखा जा सकता है। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल का मतलब क्या हुआ, ऐसी रोम, ऐसी मेमोरी जिसको आप इरेज करके दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हो, उसे हम ईपी रोम बोलते हैं। ये रोम का ही एक प्रकार होता है। दोस्तों अब देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के यूनिट जो हमने पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ाए भी हैं और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सबको देख लीजिए, याद कर लीजिए और लिख जरूर लीजिए। अब यहाँ पे याद करने वाली चीजें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा इनको, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आता है 0 और 1। 0 1 को मिला के बनती है एक बिट, ठीक है ना। और जब कंप्यूटर की वो सबसे छोटी मेमोरी है, सबसे छोटी यूनिट है, इसलिए वो 0 1 है। और जब एक 0 1 होता है तो वो 1 बिट होती है, यानी एक बिट होती है। अब 0 1 जैसी अगर 4 बिट मिल जाते हैं तो बन जाती है 1 नेबल, ठीक है ना। और ऐसे ही 0 1 0 1 की जब 8 बिट बन जाती हैं तो बन जाती है 1 बाइट, एक बाइट। और कंप्यूटर कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो सिर्फ 1 बाइट का यूज करता है, बिना एक बाइट के वो कोई भी एक अक्षर, कुछ भी डेटा सेव नहीं करता। भले वो आपका 4 बिट में बन रहा हो, लेकिन वो लेगा कितना, कम से कम 8 बिट, ठीक है ना। ऐसे ही जब आपके पास 1024 बाइट्स हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में, जिसे हम शॉर्ट में केबी भी बोलते हैं। केबी स्टैंड्स फॉर किलोबाइट। 1024 जब किलोबाइट हो जाते हैं तो बन जाती है 1 मेगाबाइट यानी एमबी। और ऐसे ही जब 1024 मेगाबाइट हो जाते हैं तो बन जाती है 1 गीगाबाइट यानी जीबी। 1024 गीगाबाइट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाती है 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी। 1024 टेराबाइट को मिला के बनती है 1 पेटाबाइट यानी पीबी। और 1024 पेटाबाइट को मिला के बनती है 1 हेक्साबाइट, जिसे हेक्साबाइट भी बोला जाता है यानी ईपी। ये हमारे मेमोरी के यूनिट्स हैं जो आपको बिल्कुल बाई टंग यानी जीभ पर रखे होने चाहिए, आपको बिल्कुल फटाक से याद होने चाहिए, बहुत बार हमेशा पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जहां पे हमने आपके लिए चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 यानी पहले चैप्टर के ही फुल फॉर्म है। हम आपको कोशिश यही कर रहे हैं कि चैप्टर बाई चैप्टर पॉइंट डिस्कस करेंगे और चैप्टर बाई चैप्टर ही फुल फॉर्म आपको बताएंगे। अब यहाँ पे पहला फुल फॉर्म है बायोस, यानी बायोस का फुल फॉर्म होता है BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम। तो बायोस का फुल फॉर्म हो गया हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद आता है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो आप CD देखते हो, जो सब चलाते हो, उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। USB, जो आप USB लगाते हो ना, पेन ड्राइव लगाते हो या माउस कीबोर्ड लगाते हो, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। CRT जो हमारा मॉनिटर होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, उसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। जो पिक्चर ट्यूब जिसमें निकली रहती है ना, पीछे बड़ा ठुड्डा सा निकला रहता है, उसे हम CRT मॉनिटर बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद आता है LCD। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। SMPS जो हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है, जो जहां पे हम कंप्यूटर में अपने CPU में वो लगाते हैं, पावर का केबल लगाते हैं, उसे हम SMPS बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, एंड्रॉइड है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं।
आईटी, आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। अगला है डीपीआई, डीपीआई एक स्पीड कैलकुलेटर होता है। डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। ये हम प्रिंटर की स्पीड या अपने मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी नापने के लिए हम डीपीआई यूज करते हैं। कभी आप मोबाइल खरीदो या टीवी खरीदो तो वहां पे लिखा रहता है 1024 डीपीआई या इतना डीपीआई। तो जितने ज्यादा डीपीआई होते हैं पिक्चर क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद आता है पीपीएम, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पेजेस पर मिनट। एक मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा है, प्रिंटर की स्पीड नापने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। अगला आता है पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ के डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है, जब हम सेव करते हैं तो उसे हम पीडीएफ फाइल ही बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को अभी तक के चैप्टर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो याद करने लायक हैं, जो एग्जाम में आने लायक हैं, वो सारे के सारे मैंने कोशिश करी है, आपको क्लियर हो गए होंगे। ये पॉइंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, एक एक पॉइंट के रूप में मैंने डिस्कस किया है चैप्टर बाय चैप्टर। इसी तरीके के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले पॉइंट्स के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।